हाय स्टूडेंट्स। इंग्लिश के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जेके एसएसबी में पूछे गए हैं लास्ट 5 इयर्स में, ठीक है, खासकर 2026, 2025 एंड 2024, ये एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। 2020 एमसीक्यूज लाएंगे हर एक वीडियो में। आज जो है सेट 1 है। इसमें आपने देखना है कि आउट ऑफ 20 आप कितना स्कोर करते हैं और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सेट 1 में 20 क्वेश्चंस हैं और ये इंग्लिश के रिलेटेड है और सारे जेके एसएसबी एग्जाम्स के क्वेश्चंस इसमें कवर अप होंगे। यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन पे सारे कोर्सेज जो हैं हमारी ऐप पर ये चल रहे हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जितने भी ये कोर्सेज हैं ये मोस्ट अफोर्डेबल फ़ी पर अवेलेबल हैं। तो आप इन कोर्सेज को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर नहीं पता चलता है तो जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आपके ये है, fill in the blanks with the most appropriate articles. No one imagined that such dash heinous crime could occur inside dash victim's house. तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बेसिकली है आर्टिकल्स का, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ने हैं रूल ऑफ ग्रामर, ठीक है। रूल ऑफ ग्रामर क्या कहता है? अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पे रूल ऑफ ग्रामर क्या लगेगा? आर्टिकल का रूल ऑफ ग्रामर यहाँ पे लगेगा सच ए एन एडजेक्टिव एंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन सा है? क्राइम, ठीक है। क्राइम क्या है? क्राइम इज नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हाइनेस जो है ये एडजेक्टिव है। इन दोनों से पहले क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ए या एन। अब ए या एन किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है साउंड, साउंड पर डिपेंड करता है। 3 तरह के होते हैं ना आर्टिकल, ए एंड द। ए और एन नॉन स्पेसिफिक नाउन और द स्पेसिफिक नाउन। ये इनडेफिनेट है, ये डेफिनेट है। अब ए जो लगता है ये कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगता है और एन जो है वो वॉल साउंड के साथ यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये जो हाइनेस है ना, यहाँ पे ये जो साउंड है किसकी साउंड है? एच की साउंड है और एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर? फर्स्ट ब्लैंक में आएगा ए। अब देखना यहाँ पे अगर चारों ऑप्शंस में ए तो 3 में है, इसमें तो नहीं है, तो ये तो हो गया कैंसिल, ठीक है। अब बाकी 3 हम देखेंगे। आगे जो है ब्लैंक वो है डैश विक्टिम्स हाउस। तो विक्टिम्स हाउस जो है ना ये स्पेसिफिक है। तो कोई चीज़ स्पेसिफिक हो तो स्पेसिफिक के साथ यूज़ करते हैं हम द। तो ये आएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर, ए और द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ appropriate prepositions. The management decided to act dash the recommendation of the expert panel and proceed dash the proposed reforms. तो यहाँ पे हमने पढ़ना है करेक्ट फ्रेज किस तरह से फिट होगा, करेक्ट फ्रेज, ठीक है। अब करेक्ट फ्रेज में क्या आएगा? पहले हमने देखना है कि जो एक्ट है ना, एक्ट के साथ क्या आता है? एक्ट के साथ आता है ऑन, एक्ट ऑन समथिंग, ठीक है। वो कोई रिकमेंडेशन भी हो सकती है, एडवाइस भी हो सकती है, इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो एक्ट ऑन समथिंग हो गया। तो पहला ब्लैंक आ गया एक्ट ऑन। तो ऑन किस में आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है। तो मतलब हमें बाकी तो कंसिड्रेशन में लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पेपर में फटाफट हमने एमसीक्यू फिलअप आंसर करना है तो हम इन तीनों को फिर देखेंगे ही नहीं, हम सीधे कर देंगे टिक क्योंकि फर्स्ट में ही ऑन था। बट अगर यहाँ पे एक इसमें भी ऑन होता तो फिर हमें कंसिड्रेशन में लेना पड़ता है इसको, ठीक है। अब प्रोसीड है तो प्रोसीड के साथ आगे क्या आता है? प्रोसीड के साथ क्या आता है? प्रोसीड के साथ आता है हमेशा विद, ठीक है। प्रोसीड विद समथिंग। तो इसका मीनिंग क्या होता है? पहले मुझे बताओ कि एक्ट ऑन समथिंग क्या हुआ? किसी चीज़ पर एक्शन लेना बेस्ड ऑन एडवाइस, रिकमेंडेशन या इंफॉर्मेशन। और प्रोसीड विद क्या हुआ? प्रोसीड विद होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल द कोर्ट proceeded with the hearing, ठीक है। प्रोसीड होता है कोई काम कंटिन्यू करना है और स्टार्ट डूइंग समथिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट हैविंग एरर, इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। तो क्या होगा इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। पहले तो ये क्या है, ये एक क्लेफ्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो क्लेफ्ट सेंटेंस का क्या रहता है, स्ट्रक्चर क्या रहता है क्लेफ्ट सेंटेंस का, ये मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। फिलहाल हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि एक होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन और एक होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या क्या आता है, आई, ही, शी, वी और दे। और यहाँ पर आता है आई का बन जाता है ऑब्जेक्ट में मी, ही का हिम, हर, अस, देम। तो इस सेंटेंस की जो डिमांड है ना वो क्या है, वो है सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है ना ये किसके बाद यूज़ होता है, जैसे इट इज़ होगा तो सब्जेक्ट प्रोनाउन लगता है, इट वॉज होगा तो सब्जेक्ट प्रोनाउन लगता है। क्यों लगता है, एम्फेसिस देने के लिए सेंटेंस में। तो यहाँ पे ये जो इट वॉज हिम है ना ये गलत है, इट्स रॉन्ग, ये होगा इट वॉज ही। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है, ठीक है। सब्जेक्ट प्रोनाउन कहाँ पर यूज़ होता है, इट इज़, इट वॉज, और ये किस लिए होता है, एम्फेसिस देने के लिए सेंटेंस में, ठीक है। और क्लेफ्ट सेंटेंसेस में मोस्टली इसका यूज़ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है द टीचर शुड चेक द होमवर्क, ये है एक्टिव पैसिव। तो यहाँ पे हमें इनका स्ट्रक्चर देखना होगा कि एक्टिव में क्या रहता है। अब ये कौन सा वाला है, ये मोडाल वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव का रूल क्या रहता है, सब्जेक्ट, मॉडल, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव में क्या रहता है, ऑब्जेक्ट, मॉडल, बी पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, द टीचर शुड चेक द होमवर्क, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द होमवर्क, द होमवर्क, मोडाल क्या है शुड, तो ये आएगा बी, थर्ड फॉर्म क्या आएगी, द होमवर्क शुड बी चेक्ड बाय आएगा ये वाला, एंड सब्जेक्ट क्या था, द टीचर। तो ये किसके साथ मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। In the sentence, it was she who arrived first in the meeting. Identify the part of speech of the underlined word who. ठीक है, ये verb है, pronoun है, preposition है या adjective है। यहाँ पे जो who है क्या है वो, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ये एक रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है, जो she के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। who जो है ना, who ये रिप्लेस कर रहा है she को क्लॉज के अंदर, ठीक है। तो हु क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो क्लॉज को नाउन प्रोनाउन के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks with the correct pair of preposition from the given choices. He waved at his parents dash the platform as the train was pulling dash the station. तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर, करेक्ट फ्रेज हमने देखना है। पहले तो ऑन जो है ये यूज़ होता है फॉर सरफेस या लोकेशन, जहाँ पे कोई खड़ा है या स्टे कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म के साथ या ऑन यूज़ करेंगे, और कुछ जगह पे बाय प्लेटफॉर्म भी होता है या प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये किस हिसाब से होता है, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, जब बाय लगता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका मीन्स नियर द प्लेटफॉर्म या प्लेटफॉर्म जो भी है, ठीक है, मतलब नॉट स्टैंडिंग ऑन इट, जस्ट नियर द प्लेटफॉर्म, ठीक है। एज द ट्रेन वॉज पुलिंग डैश द स्टेशन, तो क्या होगा यहाँ पे, ऑन और आउट ऑफ, आउट ऑफ मतलब मूविंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, मूविंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आगे प्रोसीड करते हैं। Fill in the blank with correct homophone. We sat under the shade of the tree. Beach, beach, beach या beach। तो homophones होते क्या हैं? What are homophones? ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है बट डिफरेंट क्या होता है? मीनिंग एंड मीनिंग के साथ और क्या डिफरेंट होता है? इनके स्पेलिंग भी डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट जो है ब्रीच, इसका क्या होगा मीनिंग? ब्रेकिंग अ रूल। एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, ठीक है। फिर आ गया बीच, तो बीच हो गया एक सैंडी एरिया नियर सी और रिवर, जैसे वी वॉकड अलोंग द बीच। तो बीच क्या होता है? अ टाइप ऑफ ट्री। ये होता है बीच, ठीक है। बीच इज टाइप ऑफ ट्री, और ये तो कोई स्पेलिंग होते ही नहीं है, तो सी इज द आंसर। ओके, वी सैट अंडर द शेड ऑफ द ट्री, तो ट्री की बात हो रही है, तो ट्री कौन सा है? बीच। इसमें ये भी एग्जाम्पल आती है, द बीच ट्रीज या बीच ट्री ग्रोज इन फॉरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे प्रोसीड करते हैं आगे। Determine the function of the highlighted dependent clause. The medicines which the doctor prescribed were very expensive. ये कौन सा क्लॉज है? अगर कोई भी क्लॉज आपको पता होगा, अगर कोई भी क्लॉज स्टार्ट होता है हु से, विच से, दैट से, और डिस्क्राइब करता है किसी नाउन को, तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, आंसर नंबर सी। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एक अगर कोई डिपेंडेंट क्लॉज है जो क्या करता है? मॉडिफाई या डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, तो वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। इट यूजुअली बिगिन विद रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आ जाता है? हु, whom, whose, which, that। okay, fill in the blank using a suitable modal. We dash be honest under all circumstances. If we work hard we dash pass। तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा? फर्स्टली जो मस्ट है, मस्ट का यूज किसके साथ होता है? मस्ट किसके साथ यूज होता है या कहाँ यूज होता है? जहाँ पर क्या हो? कोई स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो, या फिर कहाँ यूज होता है? या ड्यूटी हो, या फिर कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट फॉलो द लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है आ रहा है मस्ट। अब ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, अब सेकंड नहीं बचा है, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में से ही कोई आंसर होगा। तो अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे आ रहा है, इफ वी वर्क हार्ड वी डैश पास। अब ये कैसा सेंटेंस है? ये है फर्स्ट कंडीशनल। तो फर्स्ट कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, सब्जेक्ट विल, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा? वी विल पास, क्योंकि ये देखो इफ आ गया, ये आ गया प्रेजेंट, देन सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट जो वी है उसके बाद क्या यूज हो रहा है? विल, और बेस फॉर्म आ गया पास। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? मस्ट एंड विल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन,
Fill in the blank by selecting the correct pronoun from the option that follow. He told me his address dash I wrote down in a notebook. When, where, which, this. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा which. क्यों होगा? रिलेटिव प्रोनाउंस किस लिए यूज होते हैं? आर यूज टू जॉइन टू क्लॉजेस, ठीक है, एंड रेफर बैक टू अ नाउन मेंशन्ड अर्लियर. यानी कि इसका जो एक स्ट्रक्चर रहता है ना, वो रहता है नाउन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन देन क्लॉज. तो मेन क्लॉज क्या था? ही टोल्ड मी हिज एड्रेस. और रिलेटिव क्या है? विच आई रोट डाउन इन अ नोटबुक. और यहाँ पे एक चीज़ है कि व्हेन क्यों नहीं यूज़ हुआ? क्योंकि व्हेन टाइम के लिए यूज़ होता है और वेयर किस लिए यूज़ होता है? प्लेस के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन 11th. Fill in the blank with suitable option. On dash cold December evening dash doorbell wouldn't stop ringing at my house. तो इसका क्या रहेगा आंसर? कोल्ड दिसंबर इवनिंग एक फ्रेज भी है, ठीक है. यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा और क्यों होगा? फर्स्टली तो ए एन इंडेफिनेट होते हैं. स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था. ए एन एडजेक्टिव एंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर नाउन, ठीक है. तो यहाँ पर होगा अ कोल्ड इवनिंग, क्योंकि एक फ्रेज भी है. कैसी इवनिंग? कोई भी, मतलब स्पेसिफिक नहीं है, सिंपल बात हुई है, तो ए यूज़ होगा क्योंकि सी कॉन्सोनेंट भी है. और डोर बेल जो है, यहाँ पे क्या यूज़ होगा? द डोर बेल. क्यों होगा? क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल द आएगा. डोर बेल जो है वो स्पेसिफिक है. द डोर बेल ऑफ माई हाउस, ठीक है. माई हाउस बोला है ना उसने, तो माई हाउस क्या हो गया है? जो डोर बेल है वो यहाँ पर स्पेसिफिक है और स्पेसिफिक के साथ हम द यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट में आएगा ए, सेकंड में आएगा द. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. साथ साथ में अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में आप लिख देना कि एंड में आप कितना स्कोर करते हैं आउट ऑफ 20. Fill in the blanks with appropriate article. When no article is required, select no article among the given options. I work at dash company in New York. Dash company is called Global Tech Solutions. तो यहाँ पे फर्स्टली जो बात हो रही है, ठीक है, कंपनी की जो बात हो रही है, वो कंपनी क्या है उसको फर्स्ट टाइम मेंशन किया जा रहा है ना. इट इज़ मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम. लिसनर जो है वो उस कंपनी के बारे में जानता नहीं है. नाउन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल है. तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? और सी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ ए आएगा. क्यों? एक तो फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हो रहा है, लिसनर उसके बारे में जानता नहीं है. थर्ड, जो नाउन है वो सिंगुलर और काउंटेबल है. तो डैश कंपनी इज कॉल्ड ग्लोबल. अब सेकेंड टाइम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गई. तो यहाँ द आएगा. ए इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस. डू द वर्क एट वंस. तो क्या आएगा? ये जो सेंटेंस है, फर्स्टली मुझे ये बताओ कि ये सेंटेंस जो है ये किस सेंटेंस टाइप में आता है. कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं. ये आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में. और इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या क्या रहता है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस. यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? स्ट्रक्चर रहता है वर्ब, ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे वर्ब जो है वो है डू और ऑब्जेक्ट है द वर्क. इसका रूल क्या कहता है? रूल कहता है इसमें आएगा लेट, देन आएगा ऑब्जेक्ट, देन आएगा बी, देन आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे हम इसको कैसे चेंज करेंगे? डू द वर्क, तो यहाँ पे आ जाएगा लेट अकॉर्डिंग टू रूल. ऑब्जेक्ट क्या था? द वर्क. बी का बी हमने नीचे एज इट इज कर लिया. और थर्ड फॉर्म क्या आएगी? डन, देन एट वंस. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ. जैसे आ गया एग्जाम्पल है ओपन द डोर. इसका कैसे चेंज होगा? यहाँ पे आएगा लेट द डोर बी ओपनड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14. आई विल डेफिनेटली हेल्प जॉन ही डैश इट. तो यहाँ पर जो ग्रामर का रूल है वो क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट फैक्ट है, आफ्टर सेमीकोलन. क्यों?
जो सेंटेंसेस हैं वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं जिनको ज्वाइन किया गया है थ्रू सेमीकोलन। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका? सब्जेक्ट, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, एस और ईएस फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो यहाँ पे हम यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रेजेंट फैक्ट की बात कर रहे हैं, तो आंसर में क्या रहेगा? ही डिजर्व्स। ठीक है, ही डिजर्व्स इट। क्वेश्चन नंबर 15th. Fill in the blanks in the following sentences with the help of the option that follow. She began to tell them dash about her life in Kashmir, particularly in Srinagar. तो पहले हमें यहाँ पे ना एक चीज़ पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। लिटल, अ लिटल, फ्यू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में ना। अ फ्यू ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? पहले तो ये दोनों लिटल और अ लिटल ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है। और फ्यू और अ फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं। बट इनका मीनिंग हमने देखना है कि इसका क्या है और इसका क्या है। लिटल का मीनिंग हुआ ऑलमोस्ट नथिंग, कुछ भी नहीं। और सेकंड रहा सम अमाउंट। अ लिटल मतलब सम अमाउंट। फ्यू काउंटेबल के केस में हुआ ऑलमोस्ट नन, कुछ भी नहीं। और अ फ्यू हुआ कुछ, सम। अब यहाँ पे लाइफ की बात हुई है, लाइफ क्या है? अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? लिटल तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये नेगेटिव सेंस देता है, लिटल तो होगा ही नहीं, ये नेगेटिव सेंस देता है। ऑलमोस्ट नथिंग ये तो कुछ नहीं है। अ फ्यू भी नहीं हो सकता क्योंकि लाइफ तो अनकाउंटेबल है, और अ फ्यू किसके साथ आता है? अ फ्यू आता है काउंटेबल के साथ। द फ्यू भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि स्मॉल नंबर है, दैट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, अ लिटल। शी began to tell them a little about her life in Kashmir, particularly in Srinagar. Question number 16th. Choose the correct synonym of tarnish. तो आपको पता होगा synonyms क्या होते हैं, सिमिलर मीनिंग जिनका रहता है, और एंटोनिम्स हो गए जिनका अपोजिट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए क्या रहेगा? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फर्स्टली मुझे कुछ चीज़ें आपको बतानी है। पॉलिश का मीनिंग क्या रहता है? टू मेक समथिंग क्लियर, ठीक है। पहले हम सबके मीनिंग देख लेते हैं। स्क्रब, टू क्लीन समथिंग बाय रबिंग हार्ड, ठीक है। देन ब्लेमिश क्या होता है? मार्क और फ्लॉ दैट स्पॉइल समथिंग, किसी की अपीयरेंस या रेपुटेशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ब्लेमिश है, क्योंकि टार्निश का भी मीनिंग यही रहता है। और हार्म हो गया डैमेज। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी, जो इसके साथ बिल्कुल करेक्ट बैठता है। क्वेश्चन नंबर 17. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। डिस्पाइट बीइंग यंगर इन एज, Rahul was considered far more experienced and was therefore appointed to a position senior dash his colleagues who had joined the organization 2 years earlier. तो क्या आएगा यहाँ पर? सीनियर के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है? जूनियर, सीनियर, सुपरवाइज़र, इन्फीरियर, इन सब के साथ रूल क्या कहता है? इनके सब के साथ सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपरवाइज़र, सॉरी सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर, इन्फीरियर, टू, टू यूज़ होता है इनके साथ, ठीक है। जैसे शी इज़ सीनियर टू मी इन रैंक, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? टू। क्वेश्चन नंबर 18th. Choose the correct antonym
ऑफ द गिवन वर्ड डेवलपमेंट, तो इसका अपोजिट हमने देखना है, ठीक है। फर्स्टली रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन होता है डिले। रेट्रोग्रेशन क्या होता है, डिक्लाइन या मूविंग बैकवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है ना, ठीक है, यहाँ पे मुझे करेक्ट आंसर बताइए आप, क्या होगा। एंटोनियम पूछा है ना डेवलपमेंट का, तो हमें यहीं पर पता चल जाएगा कि रेट्रोग्रेशन जो है यहाँ पे क्या है, डिक्लाइन है। डेवलपमेंट होता है ग्रोथ करना और रेट्रोग्रेशन हो गया डिक्लाइन, तो इसका अपोजिट तो यही हुआ डेवलपमेंट का, तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19th। सेकेंड, question number 19th. Fill in the blanks with suitable phrasal verbs in the below sentences. He has been in the hospital for several days, but the doctors are hopeful that he will dash. तो क्या आएगा यहाँ पर, phrasal verb जो है वो आपने पढ़े होंगे, यहाँ पे आएगा pull through। phrasal verb होते क्या हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है वर्ब का, प्रेपोजिशन का या एडवर्ब का, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड प्रिपोजिशन और एडवर्ब जो टुगेदर क्रिएट करते हैं एक नया मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब, तो यहाँ पे आएगा पुल थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20th, लास्ट क्वेश्चन पर है, इसके बाद आप अपना अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में लिखना। फिल इन द ब्लैंक्स विथ, और मोस्टली एग्जाम्स में जो है JKSSB के 20 मार्क्स की ही इंग्लिश आती है। फाक एग्ज़ाम में या कुछ एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर ज़्यादा वेटेज रहती है, लाइक हाई कोर्ट का हो गया या फा का हो गया, बाकी मोस्टली एग्ज़ाम्स में 20 मार्क्स का ही इंग्लिश पोर्शन रहता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। शी वॉक्ड डैश द बस्टलिंग मार्केट taking in the vibrant color and enticing scents of fresh produce and spices। तो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर इसका आंसर होगा ट्रू। क्यों, इन जो है वो स्टैटिक चीज़ों के लिए है, इनसाइड अ प्लेस, शी इज़ इन द मार्केट, ठीक है। अपॉन जो है वो किसके लिए होता है, इमीडिएटली आफ्टर के बाद, ठीक है। थ्रू जो है वो मूवमेंट होती है और इनसाइड होता है विद इन समथिंग, तो यहाँ पर थ्रू द बसलिंग मार्केट होगा क्योंकि वो गई थी, उसने वॉक किया है, वो पास हुई है उस मार्केट से। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं ना, कोई भी चीज़ जो ऐसे पास करती है तो उसके लिए क्या आता है, थ्रू आता है। तो आज हमने सेट 1 में 20 MCQs जो हैं इंग्लिश के वो डिस्कस किए। आप अपना जो स्कोर है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप पर आप जा सकते हैं, लिंक है प्रोवाइडेड, वहाँ से आप ऐप पर जाइए, वहाँ पे आप जितने भी मैंने स्टार्टिंग में कोर्सेज़ बताए हैं वो आप उनको अवेल कर सकते हो मोस्ट एफोर्डेबल प्राइजेस में। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस जो हैं इंग्लिश के डिस्कस करेंगे, और स्टार्टिंग में हम 2026 के ही करेंगे, 2026, 25 एंड 24 के जो रिसेंट एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके। थैंक यू।